सो वेलकम एपियंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं ईएमटी। आई थिंक ये दूसरा या तीसरा लेक्चर है। तो यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया गया है, उसके बाद जो मैंने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर, ये भी सिखा दिया है। इवन मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से फोर्स लगता है वो भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स। पहले फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, बाद में ही आप एग्जाम्पल्स सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज एग्जाम्पल आप सोल्व नहीं कर सकते। आप पहले फॉर्मूला है वो देख लो एक बार, फिर यहाँ पे लेक्चर में आ जाते हैं। आप अपनी बुक साथ में रखो। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम डायरेक्टली और देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन प्रॉब्लम्स मैंने लिख दिए हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन अभी लिखूंगा। क्लियर? फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो ईएमटी है, उसमें ईएमटी क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स के कोई भी सब्जेक्ट ले लो आपको प्रॉब्लम्स पहले समझना होगा। अगर प्रॉब्लम्स आपने नहीं समझा, आपने कुछ उल्टा सुल्टा समझ लिया है, तो आपका डेफिनेटली आंसर गलत आ जाएगा। मतलब कि आप मेथड पूरी अच्छे से फॉलो करोगे, फॉर्मूला सही पुट करोगे, लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं समझा है तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत होगा। तो अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू B0 Z कैप। तो यहाँ पे देखो B इक्वल टू B0 Z कैप डायरेक्शन में दे दिया है एंड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन विथ वेलोसिटी v इक्वल टू 3x कैप प्लस 2z कैप। अब वेलोसिटी आपको दे दी है कि v इक्वल टू 3x कैप एंड 2z कैप मीटर पर सेकंड। The trajectory of charge particle and the time at which it reaches 2 meter above xy plane r। एंड यहाँ पे क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में पूछा गया था, लेकिन उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है कि ऑल्सो कैलकुलेट पिच टू रेडियस रेशियो। अब यहाँ पे देखो v इक्वल टू क्या है, 3x कैप प्लस 2z कैप। ओके, हमारे पास v है, हमारे पास b है। तो यहाँ पे फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं x, y और z में है हमारा मैग्नेटिक फील्ड B0 Z कैप। क्लियर? अब v है वो कुछ एंगल पे आ रहा है, मतलब 3x कैप प्लस 2z कैप, मतलब कुछ एंगल पे आपको मिल रहा है जहाँ पे x भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे वेलोसिटी है उसको v पैरेलल एंड v परपेंडिकुलर में हम डिवाइड कर देते हैं। तो v पैरेलल मतलब कि z डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो 2 है, तो 2z कैप है वो v पैरेलल हो गया और 3x कैप है वो v परपेंडिकुलर हो गया। अब मैंने बोला है कि आपको तीन केसेस याद रखने हैं। अगर v है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, और सर्कुलर मोशन का प्लेन किस तरह होगा, b के परपेंडिकुलर। और थर्ड वन कि v है वो सम एंगल पे होगा, मतलब कि b के परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल या एंटी पैरेलल भी नहीं है, तो क्या होगा, वेलोसिटी है वो पार्टिकल की पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट में डिवाइड होगी और पैरेलल कंपोनेंट है वो ऊपर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखो सर्कुलर मोशन तो यहाँ से होगी, लेकिन इस तरह से सर्कुलर मोशन होगी। क्लियर? इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो ट्रेजेक्टरी कौन सी फॉलो कर रहा है, देखो यहाँ पे ट्रेजेक्टरी है हेलिकल, ट्रेजेक्टरी हेलिकल पाथ। ट्रेजेक्टरी मतलब कि पाथ। ओके, उसके लिए अच्छा वर्ड यूज किया गया है ट्रेजेक्टरी। ओके, तो पाथ है वो हेलिकल है, मतलब ट्रेजेक्टरी हमारी हेलिकल हो गई। अब क्या बोला है कि टाइम एट विच इट रीचेस 2 मीटर अबोव।
अब अबव मतलब कि यहाँ पे है और यहाँ पे पहुँचने में ये डिस्टेंस है 2 मीटर, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो देखो ऊपर जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है? v पैरेलल। सो यहाँ पे t इक्वल टू क्या आ जाएगा? d बाई v। तो डिस्टेंस है 2 मीटर और वेलोसिटी भी है 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 सेकंड। सो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? 1 सेकंड में यहाँ पे पार्टिकल है वो ऊपर की साइड पहुँच जाएगा, मतलब कि 2 मीटर अबव द XY प्लेन। अब दूसरी बात कि पिच टू रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है अगर P बाई R, तो क्या होगा? 2 पाई V पैरेलल बाई V परपेंडिकुलर। तो 2 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से 4 पाई बाई 3 आपको पिच टू रेडियस रेशियो आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी कैलकुलेशन थी। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी मैथमेटिकल स्टेप नहीं है या तो कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगा है कि आपको ये क्वेश्चन ना पता हो। इसका सॉल्यूशन आप इजीली लिख सकते हैं अगर आपको 1 और 2 फॉर्मूला पता है, पिच टू रेडियस रेशियो का फॉर्मूला पता है और ये वेलोसिटी के केसेस पता है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो क्या मोशन होगी, पैरेलल हो तो क्या मोशन होगी। और आपको लग रहा है कि इस तरह के फालतू क्वेश्चन से वो एग्जामिनेशन में थोड़ी ना पूछेंगे सर, आप भी बात करते हैं, तो यहाँ पे इसी के लिए मैंने आपको नेट जून 2015 का क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप वो क्वेश्चन पढ़ लो और अपने आप से सोल्व करने की ट्राई करो। अगर सोल्व नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे हूँ, लेकिन सोल्व हो जाता है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन जब जीसेट एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकोगे। अब इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन को छुए यहाँ पे समझा सकता हूँ और बता सकता हूँ, और आप भी इस क्वेश्चन का आंसर इजीली बता सकते हो कि प्रोटॉन मूव्स with a speed 300 मीटर पर सेकंड इन सर्कुलर ऑर्बिट इन XY प्लेन। मतलब प्रोटॉन है वो 300 मीटर पर सेकंड की सर्कुलर स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और सर्कुलर ऑर्बिट है XY प्लेन में। अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग Z डायरेक्शन 1 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग Y। देन सेंटर, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। अब सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट किस तरह से रहेगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट कौन से प्लेन में मूव होगा वो हमें सिर्फ देखना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, तो यहाँ पे Z डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर जो भी प्लेन होगा XY प्लेन में साइक्लोइड पाथ बनेगा। अब XY देखो यहाँ पे Z डायरेक्शन है और यहाँ पे XY प्लेन है, क्लियर। तो यहाँ पे Z डायरेक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं। सो Z डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इस तरह से आपका साइक्लोइड पाथ होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब बात आती है कि सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट किस तरह से आपको मिलेगा। तो सेंटर ऑफ, यहाँ पे देखो ये सेंटर है, तो सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यह स्टेशनरी होगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं पढ़ा तो आप डेफिनेटली रिमेन स्टेशनरी लिख देंगे, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड ही अकेला होता है तो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन होती है, सर्कुलर पाथ होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो साइक्लोइड पाथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो साइक्लोइड पाथ में जो आपका सेंटर है वो स्टेशनरी नहीं रहता है, वो भी मूव करता है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, देखो
यहाँ पे y डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो E क्रॉस B आप करेंगे, जो मैंने बताया है कि E क्रॉस B करेंगे तो यहाँ पे देखो E में फिंगर आपको रखने हैं और B में कर्ल करने हैं। थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल से ही आप पता कर सकते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल से पता कर सकते हैं। सो E क्रॉस B मतलब कि x डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में आ रहा है। सो यहाँ पे पॉजिटिव x डायरेक्शन में आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है वो थोड़ा इनकम्प्लीट दिया गया था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। अगर यहाँ पे आप सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी वो आपको देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि स्पीड v है वो कितनी होगी। क्लियर? सो वो आप फाइंड कर लेना कि मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा तो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हमने सोल्व कर लिया, इसको भी सोल्व कर लिया। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, जो कि जस्ट 2012 में पूछा था। देखो नेट का क्वेश्चन था, लेकिन कितना इजी क्वेश्चन था कि आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। देखो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रॉस B करना है, तो y क्रॉस Z करेंगे तो प्लस x डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ही ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे आते हैं जेस्ट के क्वेश्चन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू B0 I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ टेस्ट चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल टू V0 3I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप एक्सपीरियंसिस नो नेट फोर्स देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। यहाँ पे देखो एक्सपीरी लिखा है, लेकिन एक्सपीरियंसिस इसका मीनिंग है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे वेलोसिटी भी हो रही है, लेकिन फोर्स है वो लग नहीं रहा है कुछ, नो नेट फोर्स। ओके, मतलब कि इस तरह की बात हो गई कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है उसको इस साइड खींचा जा रहा है और इस साइड भी खींचा जा रहा है, तो यहाँ पे सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होने से फोर्स जो नेट फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। क्लियर? सो फोर्स से वो सेम होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि फोर्स यहाँ पे कौन सा लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिकल और माइनस प्लस एफ मैग्नेटिक। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V क्रॉस B। तो यहाँ से आप देखो कि FE बाई Q इक्वल टू माइनस V क्रॉस B आपको करना है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस V क्रॉस B। अब V क्रॉस B यहाँ पे करते हैं हम, तो देखो ये पूरा लिख लो। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस V क्रॉस B लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे V क्रॉस B करने के लिए आपको मैट्रिक्स सोल्व करना आना चाहिए, I कैप J कैप K कैप। यहाँ से V है पहले है तो V क्रॉस B करना है अगर आपको, तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो V के है वो लिख दो। तो यहाँ पे हमें पता है कि 3V0 माइनस V0 प्लस 2V0, लेकिन
हर बार V0 नहीं लिखते हैं, हमें कैलकुलेशन में आसानी अगर करनी है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ही V0 एंड B0 लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड में भी B आएगा। सो यहाँ से 3 -1 एंड +2, यहाँ से 1 2 एंड -4। सो अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं कि अगर हमें आई कैप के कोरस्पोंडिंग यहाँ पे लिखना है कंपोनेंट, आई कंपोनेंट लिखना है, तो क्या करेंगे, इस लाइन और इस लाइन को नहीं देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 -1, यहाँ से 4, यहाँ से 2 2 मतलब कि -2 × 2 4, और यहाँ से 4 -4 आई कैप। अब यहाँ पे जे है तो यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन को नहीं देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो पहले -j कैप और क्या आ जाएगा -4 × 3 -12, और यहाँ से -2, यहाँ से k कैप हमें लिखना है तो +k कैप। देखो जे में इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस पहले लिखा क्योंकि पहले k क्रॉस i करेंगे ना, k क्रॉस i करेंगे तो j मिलेगा, लेकिन i क्रॉस k करेंगे तो -j मिलेगा, तो यहाँ पे -j इसीलिए लिखा है। सो यहाँ पे k कैप, अब यहाँ पे 3 2 मीन्स 6 और यहाँ से +1, क्लियर। तो ये हो गया 0। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा -14, और ये एक माइनस मतलब कि यहाँ पे 14j कैप +7k कैप। ये किसका आंसर है, V क्रॉस B का, और यहाँ पे V0 × B0 तो है ही। अब यहाँ पे देखो एक और चीज नोट करनी है कि आपको E = -V क्रॉस B लिखना है, तो आपका फाइनल आंसर जो है इसका क्या आ जाएगा, देखो E = -V0 B0 14j कैप +7k कैप, क्लियर। सो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया कि फोर्स है वो नेट फोर्स 0 कब होगा, मतलब कि फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स करेंगे तो वो दोनों का सम 0 होगा। तो इसका मतलब है कि एक फोर्स है वो लेफ्ट लग रहा है तो एक फोर्स राइट में लग रहा है। तो अब यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अब यहाँ पे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज है। तो E = F/Q है और E = आपका -V क्रॉस B आ गया। तो V क्रॉस B आपको अगर फाइंड करना आता है, मैट्रिक्स सोल्व करना आता है तो डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो 14j कैप +7k कैप V0 B0 आपका V क्रॉस B आ गया, और E = क्या आ गया, -V0 B0 14j कैप +7k कैप, क्लियर। तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखो जेस्ट का क्वेश्चन है, आप इतना लिखोगे तो सोल्व हो जाता है। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम 2.5 to 3 मिनट का ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन रीड करने से लेके समझने तक और उसका सॉल्यूशन लिखने में 3 मिनट ही आपको लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये तो बेसिकली क्वेश्चन अगर आपको रीड करना है उतना ही टाइम लगेगा, मतलब कि 30 सेकंड्स में क्वेश्चन रीड कर लो और 15 सेकंड में उसका आंसर टिक करके वो ऑप्शन भी करेक्ट टिक कर लो, क्लियर। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले कि करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है। देखो चार्ज है, चार्ज कोई भी एक चार्ज है नेगेटिव या पॉजिटिव, सपोज पॉजिटिव चार्ज है वो v वेलोसिटी से कोई एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई एक डायरेक्शन में, तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होगा और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलेंगे करंट। ओके, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव चार्ज से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हमें मिलेगी। तो यहाँ पे देखो सपोज इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं v वेलोसिटी से अपवर्ड साइड, तो इसका मतलब है कि करंट हमारा किस डायरेक्शन में मिलेगा, डाउनवर्ड साइड। क्लियर? तो फ्लो ऑफ चार्ज को बोलेंगे हम करंट। और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है वो मैंने पहले भी यहाँ पे बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू v क्रॉस b होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो क्यू v क्रॉस b है, अब यहाँ पे q है उसको लिख सकते हैं हम लेमड़ा इंटू डी एल। देखो लेमड़ा इंटू डी एल है वो क्या है, लेमड़ा बेसिकली क्या है कि यहाँ से एक वायर है, इसको वायर कंसीडर करो, एक वायर में ये बहुत ही लंबा वायर है सपोज, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ओके, जिसकी लेंथ है dl। ओके, सपोज ये पूरे देखो यहाँ पे किस तरह का मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसको मैं सिंपल में लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर कि 1 kg कलर, सपोज कलर ले लो कि 1 kg का कोई कलर है, उसको आपने यहाँ पे 1 मीटर लेंथ में आपने यहाँ पे पूरा डब्बा है वो डाल दिया है और यूनिफॉर्म आपने यहाँ पे लेयर कर दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप कोई एक सेक्शन लेंगे, यहाँ पे कोई एक सेक्शन लेंगे, 1 मीटर की लेंथ है और 1 kg आपने कलर यहाँ पे पुट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर और 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 10 ग्राम पर सेंटीमीटर की यहाँ पे डेंसिटी हो गई, ऐसा हम सोच सकते हैं। m/v करेंगे तो m/v मतलब कि यहाँ पे m/l किया है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे लाइन पे ही हमने ये लेयर किया है, मतलब कि मास है वो लाइन पे है, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं पुट करेंगे, तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर आएगा, मतलब कि 1 सेंटीमीटर का ये टुकड़ा लेंगे यहाँ पे, तो 10 ग्राम उसमें कलर मिलेगा आपको। तो वैसे ही यहाँ पे लेमड़ा है, यहाँ पे देखो लेमड़ा है वो क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। ओके, लाइन चार्ज डेंसिटी मतलब कि क्या कि यहाँ पे सपोज क्यू चार्ज है वो L लेंथ में दिया गया है, तो क्यू चार्ज है वो L लेंथ में आपको दिया गया है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेमड़ा। तो यहाँ से आपको अगर Q लिखना है तो क्या हो जाएगा, लेमड़ा इंटू L। लेकिन यहाँ पे देखो स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है, तो DL लेंथ में Q चार्ज है, तो Q/DL इक्वल टू लेमड़ा है, तो Q इक्वल टू लेमड़ा इंटू DL हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि यहाँ से सपोज m/v इक्वल टू डेंसिटी होगा, रो यहाँ पे रो तो दूसरे रिप्रेजेंटेशन के लिए है, तो डेंसिटी सपोज d लेते हैं, तो m/v इक्वल टू d डेंसिटी है, तो मास को हम किस तरह से लिख सकते हैं, d इंटू v। क्लियर? तो जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था क्लासिकल मैकेनिक्स का, जिसमें हमने अर्थ में से SHM में अर्थ में से एक टनल बनाई थी, और उसमें भी हमने क्या किया था, मास बाय वॉल्यूम से मतलब डेंसिटी रिप्रेजेंट किया था, और
हमने मास को कन्वर्ट कर दिया था डेंसिटी में, क्लियर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में। तो इसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देखो Q/L है, Q/dl को लाइन चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, मतलब कि यूनिट लेंथ में सपोज Q चार्ज अगर है तो उसे हम लेमड़ा बोल देंगे, तो Q/L को बोलेंगे लेमड़ा। अगर आपका जो चार्ज है वो कोई सरफेस पे पुट किया गया है तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल देंगे उसको। और रो है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब कि कोई चार्ज है वो आपका वॉल्यूम में है तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। मतलब कि Q/L Q/S मतलब कि Q अपॉन एरिया आ जाता है और Q अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे लाइन आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम और सरफेस और वॉल्यूम, क्लियर। तो यहाँ से इसी की वजह से पहले मैंने Q को लेमड़ा इंटू DL में लिख दिया है, क्लियर। यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें देखना है, क्लियर। तो पहले यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे Q है वो पॉइंट चार्ज है और लेमड़ा इक्वल टू है लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब उसके कोरस्पॉन्डिंग लेमड़ा के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट मिलेगा उसे हम सिर्फ करंट कहते हैं। उसके बाद K है उसको सरफेस करंट डेंसिटी बोलेंगे, J है उसको वॉल्यूम करंट डेंसिटी बोलेंगे, क्लियर। अब यहाँ से I इक्वल टू लेमड़ा इंटू वी होगा। क्यों? क्योंकि लेमड़ा है वो क्या है, देखो लेमड़ा है वो क्या है कि लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी है। और देखो लाइन चार्ज डेंसिटी है Q और यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी को Q/L से Q/dl से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे Q/लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे लेंथ, तो I इक्वल टू Q/t होता है। तो यहाँ पे V/L है, V है वो वेलोसिटी है, L है वो डिस्टेंस है। तो क्या होगा, देखो V इक्वल टू D/t होता है, तो T इक्वल टू L/v यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी की वजह से Q/t फॉर्म आपको मिल जाता है जो कि करंट की डेफिनेशन है, क्लियर। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे I इक्वल टू लेमड़ा वी से लेके हमने करंट की डेफिनेशन जो है बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो हमने dQ/dt है वो हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है, बता दिया है फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ से देखो लेमड़ा जो यहाँ पे मैंने पुट किया था उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो लेमड़ा की जगह पे हम लिख सकते हैं I/v, क्लियर। तो यहाँ पे I/v अगर हम लिख सकते हैं तो देखो यहाँ पे I की डायरेक्शन और V की डायरेक्शन सेम ही है। तो यहाँ पे I अगर हम लिख सकते हैं और I की डायरेक्शन है वो DL में, DL जो पोर्शन लिया है उसी डायरेक्शन में होगी। तो DL क्रॉस B जैसे ही आप करेंगे, क्योंकि लाइन है तो इसमें एक ही डायरेक्शन होगी, क्लियर। सरफेस है तो उसमें आपको डिफरेंट दो डायरेक्शन मिलेगी, वॉल्यूम है तो 3 डायरेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे I DL क्रॉस B, तो अगर लेंथ है यहाँ पे करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है सपोज, तो देखो लेंथ किस डायरेक्शन में है, DL क्रॉस B यहाँ पे इस तरह से होगा, यहाँ से DL और यहाँ से B। तो DL क्रॉस B, तो बाहर की साइड उस पे फोर्स लगेगा, क्लियर। अब अगर यहाँ से एक थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे वायर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनटू द प्लेन है,
ओके सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे मैंने आउटवर्ड बताया है, प्लेन के बाहर ही, क्योंकि यहाँ पे डॉट है वो क्या शो कर रहा है कि एरो है वो बाहर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो अब करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, मतलब कि ऊपर की डायरेक्शन में करंट है, और बी मतलब कि बाहर की डायरेक्शन में है। तो दोनों एरो टेल्स यहाँ पे पुट करने हैं इस तरह से, और बाद में कर्ल करना है। तो I क्रॉस B, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर? समझ रहे हैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? वो आपको राइट हैंड थंब रूल से ही फाइंड करना है कंपलसरी। अब बात करते हैं कि K इक्वल टू लेमड़ा इंटू वी होगा। तो K इक्वल टू लेमड़ा इंटू वी है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट क्या होगा? K क्रॉस B इंटू डी एस, और यहाँ पे भी क्या होगा? J क्रॉस B इंटू डी टो। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है वो आपको याद रखने हैं, डिफरेंट टर्म्स है वो हर बार यहाँ पे यूज होगी, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, मतलब कि साइड ए वाला स्क्वायर लूप है इन एक्स वाई प्लेन इफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B इक्वल टू B0 Z कैप इज अप्लाइड टू द लूप, देन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स। हमें क्या करना है? देखो यहां पे एक XY प्लेन में यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, और मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है? Z डायरेक्शन में, मतलब कि बाहर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ कि बाहर आ रहा है। तो B इक्वल टू B0 Z कैप आ रहा है बाहर, B इक्वल टू B0 Z कैप। तो अगर इस तरह से डायरेक्शन शो करते हैं तो Z कैप नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है। अब यहाँ से देखो एक स्क्वायर लूप आपको लिखना है, दिखाना है। सपोज स्क्वायर लूप, इस टाइप का स्क्वायर लूप हमने ले लिया। क्लियर? तो यहाँ पे उसकी साइड है A, ये भी। अब इसको नाम दे दिया A B C और ये D। क्लियर? और करंट इस डायरेक्शन में सपोज जा रहा है, तो यहां पे देखो फोर्स ऑन AB, AB पे कितना फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन AB, वो कौन से इक्वेशन से फाइंड करेंगे? यहाँ पे लाइन है तो F ऑफ AB, F ऑन AB इंटीग्रेशन और I dl क्रॉस B। तो यहाँ पे देखो करंट है I, B है वो B0 है। अब यहाँ पे लिमिट क्या होगी? देखो A लेंथ है, तो यहाँ से देखो अगर आप सेम डायरेक्शन है वो सही लेते हैं, देखो डायरेक्शन आपने सही ली है, तो आपको लिमिट है वो -a/2 से a/2 पुट करनी है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो आप लोग ऐसा सोचोगे कि सर यहाँ पे -a/2 है, यहाँ पे a/2 है, तो हम बेसिकली लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट है a/2 और हम जा रहे हैं -a/2 पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो अगर आप a/2 से लेके -a/2 में जाओगे तो क्या होगा कि डायरेक्शन है वो आप ये नहीं ले रहे हो। क्लियर? तो आपने अगर डायरेक्शन सही ली है तो आपको
ये डरना नहीं है, आपको डायरेक्टली लिमिट लो टू हाई ही पुट करनी है। देखो dl मतलब कि dl क्रॉस b, यहाँ पे i और b0 लिख दिया है, तो यहाँ पे देखो dl और यहाँ पे z कैप, तो ये कौन सी है डायरेक्शन, यहाँ पे माइनस x कैप। क्लियर, मतलब कि यहाँ पे देखो डायरेक्शन आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि b क्रॉस, देखो यहाँ से v क्रॉस dl क्रॉस b लिखना है, तो मतलब कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और b है वो बाहर की डायरेक्शन में है, सो अपवर्ड। ओके, देखो अपवर्ड डायरेक्शन आपके राइट हैंड ग्रिप रूल से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है। x क्रॉस z करेंगे तो y आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, x क्रॉस z करेंगे तो क्या आ जाएगा, -y, लेकिन यहाँ पे -x क्रॉस z करना है, मतलब कि यहाँ से ये -x क्रॉस z करेंगे तो पॉजिटिव y आ जाएगा, IB0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है x कैप में यहाँ से x कैप डायरेक्शन और यहाँ पे dx, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लेंथ आपको इंटीग्रेट करनी है, यहाँ पे सिर्फ x मिल जाएगा, तो -a/2, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो IB0 और a, और डायरेक्शन कौन सी होगी, +y कैप, तो AB पे y कैप डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब देखो फोर्स ऑन CD बात करेंगे, फोर्स ऑन CD किस तरह से लगेगा, देखो यहाँ से IB0 और -a/2 से लेके a/2, और CD की डायरेक्शन क्या है, +x में, और क्रॉस z कैप, तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, देखो CD और z कैप मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन वो है -y, सो IB0A और -y कैप में फोर्स लगेगा। क्लियर, अब यहाँ पे फोर्स ऑन AD एलिमेंट यहाँ पे, तो वो कितना लगेगा, देखो IB0 और -a/2 से a/2। क्लियर, -a/2 से a/2 ही लिमिट लेंगे, लेकिन डायरेक्शन भी हमने सही लेनी है, तो डायरेक्शन है वो क्या लेंगे, देखो A से D हमारा करंट जा रहा है, मतलब करंट, ओके, इस तरह से करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, सो फिंगर कर्ल करेंगे तो -x डायरेक्शन में, मतलब कि इस साइड फोर्स लगेगा, इस पे इस साइड फोर्स लग रहा है, इस पे इस साइड फोर्स लग रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे dy और उसकी डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, -x कैप, तो IB0A -x कैप, तो फोर्स ऑन BC एलिमेंट, यहाँ पे ABCD, तो फोर्स ऑन BC क्या होगा, IB0A और x कैप। क्यों, क्योंकि देखो BC अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फोर्स बाहर की ओर है, तो थंब है वो x डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब यहाँ पे देखो इन चारों का सम कर दो, इसका और इसका, तो F नेट इक्वल टू 0 आ जाएगा।
सो बेसिकली ये आपको F इक्वल टू 0 प्रूव इसीलिए करना था कि एक स्टेटमेंट लिखवाना है कि मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, यहीं पे लिख देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप is always 0. Is always 0 in uniform magnetic field. क्लियर? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म है वर्ड, उसके अंडर में यहाँ पे अंडरलाइन कर दो। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करनी है, अगर B की जगह पे B इक्वल टू B0 Z कैप है तो अब इसको, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, अब इसको नॉन यूनिफॉर्म बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखो B, सपोज यहाँ पे इस तरह से मैंने दे दिया B इक्वल टू B0 Y इंटू Z कैप। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे y बढ़ेगा, जैसे जैसे y है वो बढ़ेगा, आपका फील्ड बढ़ेगा। मतलब कि यहाँ आप जाओगे ऊपर की साइड तो ज़्यादा फोर्स, मतलब कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो वो लूप है वो कोई एक डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर एफ ए बी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो IB0, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिमिट है वो आपकी डिफरेंट आ जाएगी। देखो x क्रॉस z, तो फोर्स तो आपका डायरेक्शन अपवर्ड ही लगेगा, ए बी में फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे y की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे y है उसकी वैल्यू कांस्टेंट a है, सॉरी a/2 है। यहाँ पे y की वैल्यू है वो a/2 आपको मिलेगी और यहाँ से फिर से a मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ से मैंने इंटीग्रेशन है उसमें डायरेक्टली y इंसर्ट कर दिया है, तो y की वैल्यू डायरेक्टली a/2 कांस्टेंट है, यहाँ पे -a/2 कांस्टेंट मिलेगी। तो यहाँ पे a/2 आ जाएगा और यहाँ पे -a/2 आपको पुट करना है। तो यहाँ से आपका फोर्स है वो, देखो AB के लिए फोर्स क्या आ जाएगा, IB0 a²/2। ओके, डायरेक्शन तो सेम ही होगी। अब FBC, FCD, FAD क्या क्या आएगा, तो वो देखो। अब फोर्स ऑन AB एंड फोर्स ऑन CD है वो सेम ही आपको मिलेगा। फोर्स ऑन AB एंड फोर्स ऑन CD आपको सेम ही मिल जाएगा। क्लियर? वो भी सेम डायरेक्शन में मिलेगा। देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, फोर्स ऑन AB एंड CD सेम तो था ही लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि y है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे फोर्स है वो भी नेगेटिव है। देखो y है वो नेगेटिव है, मतलब कि B इक्वल टू B0
और y है, सपोज यहाँ पे y है वो a/2 है, तो b0 a/2 z कैप होगा फॉर ab, और b इक्वल टू b0 माइनस a/2 z कैप होगा फॉर cd। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ जो जीरो है ओरिजिन एक्स वाई का, तो ये जीरो से आप y डायरेक्शन में जाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ होगा, z डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे आउटसाइड टू द प्लेन होगा और यहाँ पे इनसाइड इनटू द बोर्ड होगा, मतलब इनटू द प्लेन होगा। ये आप सोचो, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के केसेस सोचने ही होंगे। y है उसकी वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो y है वो अपवर्ड साइड है पॉजिटिव है, डाउनवर्ड साइड नेगेटिव है, तो आपका फोर्स है वो भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन है अपवर्ड, वो है प्लस z में, और बिलो द x क्या है, बिलो द ओरिजिन है, बिलो द x एक्सिस क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली 180 डिग्री से चेंज हो रहा है। अब 180 डिग्री से चेंज हो रहा है तो यहाँ पे देखो CD और B है वो अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, CD, तो CD क्रॉस B ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले नीचे फोर्स लग रहा था, अब फोर्स है वो ऊपर लगेगा, और यहाँ पे AD और BC ये फोर्सेस आप फाइंड करो तो आपको पता लगेगा कि ये फोर्सेस जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो AD में यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स जो लग रहा है वो किस तरह से लगेगा, देखो आपकी फिंगर से वो डाउन साइड रखो और कर्ल करो तो -x डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगा इस साइड, और यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो इसका मतलब है कि इस तरह से आपको कर्ल करना है, इस तरह से आपको कर्ल करना है, तो +x डायरेक्शन में आपको यहाँ पे फोर्स लगेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की साइड, तो +x डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इस साइड फोर्स लगेगा। क्लियर? तो इस तरह से फोर्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब देखो मैंने बोला ना कि यूनिफॉर्म फोर्स है, ये है नॉन यूनिफॉर्म फोर्स। तो नॉन यूनिफॉर्म में टोटल फोर्स है वो जीरो नहीं हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म में टोटल फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट है उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आप इस पे फोकस रखो और देखो पहले कि जो आपको दिया गया मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, इसके बाद देखो कि क्या आपका लूप है वो क्लोज लूप है। अब सपोज स्क्वायर नहीं है, सर्कल है, या तो हेक्सागोन है, पेंटागोन है, कुछ भी है, ट्राइंगल है, तो भी आपका जो आंसर है वो जीरो ही आएगा फॉर क्लोज लूप एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन क्लोज करंट कैरिंग लूप इज ऑलवेज जीरो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो इतना 1000 बार समझाने के बाद भी गलती मत करना जीसेट एग्जामिनेशन में। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल और डिफरेंट जियोमेट्री है उसको बायो-सावर्ट लॉ से हम देखेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो ये इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी करंट कैरिंग सिस्टम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको करंट कैरिंग सिस्टम में कितना मिल रहा है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सिस्टम दिए गए होंगे, आपको उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कितना होता है वो पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बेसिकली
हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम्स है, तो हम क्या करेंगे कि वो सभी सिस्टम्स के मैग्नेटिक फील्ड याद रख लेंगे, क्योंकि बार बार डिराइव नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे पहले शुरू करते हैं स्ट्रेट वायर से, क्योंकि स्ट्रेट वायर है उससे आप कोई भी शेप जनरेट कर सकते हैं। अब स्ट्रेट वायर से अगर बात करें, और बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट स्ट्रेट वायर कितना होगा, फाइनाइट स्ट्रेट वायर μ0I/4πs sin θ1 प्लस sin θ2। यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं कि ये θ1 θ2 कहाँ से आ गया। तो देखो यहाँ पे पहले बात करना, देखो स्ट्रेट लाइन वायर है तो इसका तो कोई सेंटर नहीं होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन वायर है उससे यहाँ पे देखो P पॉइंट यहाँ पे बताया है और डिस्टेंस कितना दिया गया है, S डिस्टेंस। तो स्ट्रेट लाइन वायर से S परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से फाइंड करते हैं μ0I/4πs। S है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P का, S इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ओके। और यहाँ पे पॉइंट P दिया गया है। अब दूसरी बात क्या है कि ये वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो वायर की डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कर्ल करता हुआ मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ से ऊपर आ रहा है मतलब कि यहाँ से बाहर निकलता हुआ मिलेगा, और इस साइड यहाँ पे बात करेंगे तो क्या मिलेगा, अंदर की ओर जाता हुआ, क्योंकि यहाँ से बाहर निकल रहा है तो कहीं से तो अंदर ही जाएगा ना, तो यहाँ से अंदर जाता हुआ। तो यहाँ पे एरो हेड दिखा दिया, यहाँ पे एरो टेल दिखा दिया, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्रॉस से ये दिखा दिया। अब θ1 क्या है कि वायर के एक एंड से जो पॉइंट P का एंगल बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्मल, एंड दूसरा एंगल है वो भी दूसरे एंड का है, तो इस तरह से θ1 एंड θ2 आप मेजर कर सकते हैं। अब अगर ये पॉइंट P है वो ये वायर से बाहर चला गया, मतलब कि वायर इतना है और पॉइंट P यहाँ पे दिया गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसका एंगल कितना हो रहा है, ये θ1 इस एंड से, और यहाँ से कितना एंगल हो रहा है, ये पूरा θ2, क्लियर। यहाँ से θ2 एंगल आपको मिल रहा है, ये है θ2, सॉरी कि यहाँ पे छोटी भी गलती नहीं करनी है हमें। तो θ1 एंड θ2 किस तरह से फाइंड करते हैं वो देख लिया। अब अगर इस तरह की जियोमेट्री है तो आपको क्या करना है, μ0I/4πs sin θ2 माइनस sin θ1। अब देखो यहाँ पे तो सम आ गया था θ1 और θ2 का, तो इतना पूरा का पूरा वायर का जो रीजन था वो कवर अप हो गया। तो इसमें वायर का रीजन कवर अप कितना होगा, θ2 माइनस θ1 जितना, क्लियर। तो इसीलिए sin θ2 माइनस sin θ1 लिख दिया है। अब यहाँ से देखो ये था फाइनाइट स्ट्रेट वायर, यहाँ पे ये था फाइनाइट स्ट्रेट वायर। अब बात करते हैं कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। अब इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B है वो कितना होगा, देखो यहाँ पे दोनों साइड अगर इनफाइनाइट लेंथ हो जाती है तो यहाँ पे भी आपका वायर जा रहा है, यहाँ पे भी वायर जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट P है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो मतलब कि यहाँ पे जो एंगल हो रहा है वो दोनों इस तरह का 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। इनफाइनाइट एंगल है तो अब 90 डिग्री है
तो साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 बोथ आर 90 डिग्री, सो म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई एस, ये है डिस्टेंस एस, एंड साइन थीटा 1 90 मतलब कि 1 और यहाँ से भी 1, यहाँ से 2 आ गया, सो 2/4 कितना आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एस। ये है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, एनी पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस s। तो अगर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है तो इसका हमने फाइंड किया है, तो सेमी इनफाइनाइट का भी फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट का फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि ये वायर है और एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट रखा है, तो क्या होगा कि ये जो एंगल है यहाँ पे इनफाइनाइट है, और क्या होगा यहाँ पे देखो इनफाइनाइट है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब साइन थीटा 2 यहाँ पे 90 है और साइन थीटा 1 है वो 0 हो गया, साइन 0 है वो 0 है, ये है 1 है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड B आ जाएगा सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू 0 आई बाई 4 पाई एस। क्लियर? तो एक हमने फाइनाइट स्ट्रेट वायर का निकाला मैग्नेटिक फील्ड, अब दूसरा निकाला इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का। अब आती है बात सेमी इनफाइनाइट वायर की। अब देखो अगर ये पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं है, कहीं यहाँ पे है, तो इसका क्या करेंगे, तो देखो ये है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये 1 हो जाएगा, और ये थीटा आपको जितना मिल रहा है वो हमें फाइंड कर लेना है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू 0 आई बाई 4 पाई एस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं कि अगर स्क्वायर है, यहाँ से अगर स्क्वायर जियोमेट्री है, अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि सपोज उसकी यहाँ पे साइड A है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो देखो A लेंथ का वायर है और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, A/2, और स्क्वायर है तो यहाँ से इसका एंगल क्या आ जाता है 45 डिग्री, यहाँ से भी इसका एंगल है 45 डिग्री, तो दोनों एंगल हो गए 45 म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय, और ये है फाइनाइट वायर मतलब कि 4 पाई और एस, यहाँ से साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 है वो 45 डिग्री हो गए, मतलब कि 1/√2 प्लस 1/√2। यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो s है, s इक्वल टू यहाँ पे A/2 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2 है, सो म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय A/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई a, और यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब कि 2/√2, मतलब यहाँ से √2 आ जाएगा। अब ये तो सिर्फ इससे देखो यहाँ पे ABCD नाम देते हैं, तो ये तो सिर्फ AB पोर्शन की वजह से ही जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लग रहा है वो हमने बात की, तो वही मैग्नेटिक फील्ड BC से लग रहा है, CD से लग रहा है और AD से या DA से लग रहा है। तो सपोज इसमें करंट इस तरह से जा रहा है, तो करंट इस तरह से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड
आपका किस साइड होगा, देखो करंट जो कर्ल कर रहा है उसकी डायरेक्शन में आप हाथ रखो, सो इस साइड, और थंब जा रहा है अंदर की साइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की साइड जा रहा होगा। देखो वही चीज़ यहाँ पे, देखो सिंगल वायर है तो हमने क्या किया था कि करंट की डायरेक्शन में थंब रखा था, और कर्ल करने से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस डायरेक्शन में आ रहा था, अंदर जा रहा था। तो यहाँ पे भी अंदर जाएगा, इसका भी अंदर फील्ड जाएगा, इसका भी अंदर जाएगा। तो इस तरह से हम करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कोई भी करंट कैरिंग लूप है उसमें करंट अगर पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरह से फाइंड करेंगे कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है और थंब जा रहा है अंदर की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, और करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर की साइड आएगा। तो यहाँ पे ये चार डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी टोटल 4 टाइम्स μ0 I बाय 2 पाई a, और यहाँ पे √2, सो यहाँ से 2√2 μ0 I डिवाइडेड बाय पाई a, इतना आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से देखो इस टाइप के, देखो अभी तो स्क्वायर है, लेकिन इसके बाद कभी हेक्सागोन आ गया, पेंटागोन आ गया, ट्रायंगल आ गया, तो ट्रायंगल में आपको ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा, और फर्दर यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया है कि एक जनरलाइज फॉर्मूला है वो यहाँ पे बना के लिख दिया है कि जनरलाइज फॉर्मूला क्या है। देखो अभी ये जो स्क्वायर है उसका आंसर अभी हम यहाँ पे रखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब कि एन साइडेड पॉलीगॉन होगा। यहाँ पे एन साइडेड पॉलीगॉन होगा, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे B = μ0, यहाँ पे n μ0 I या μ0 ni, जो भी आपको बोलने में मज़ा आ रहा है, याद रखने में मज़ा आ रहा है वो बोल लो। n μ0 I बाई 2 पाई s साइन पाई बाई n। तो अब यहाँ पे ये स्क्वायर के लिए क्या सही है वो देखते हैं। तो स्क्वायर है वो कितने साइडेड है, 1 2 3 4, सो n = यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और सेंटर है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, तो s भी आपको पता चल गया। तो n की जगह पे 4 लिख दो, और यहाँ पे 2 पाई a/2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई/4। क्लियर? तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई/4 क्या आ जाएगा, देखो 4 μ0 I बाई पाई a, और साइन पाई/4 आ जाएगा 1/√2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2√2 μ0 I बाई पाई a। तो देखो 2√2 μ0 I बाई पाई a, इतना आंसर आ रहा है। अरे सेम ही है ना, यहाँ पे अब कंपैरिजन कर लो, ये दोनों सेम ही आंसर है। तो हम क्या करेंगे कि वो फॉर्मूला है वो याद रखेंगे, जो जितने साइडेड पॉलीगॉन है उतने साइडेड यहाँ पे n = वो नंबर ऑफ साइड्स पुट कर देंगे, और उसके बाद सिर्फ आपको s है वो देखना है कि क्या s है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिलेगा। तो स्क्वायर के लिए कर लिया। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि अगर
रेक्टेंगल होगा, सॉरी रेक्टेंगल मतलब कि वो तो सेम ही रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए। तो अगर पेंटागन होगा तो 5 आ जाएगा, अगर हेक्सागन होगा तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर सर्कल होगा, देखो अगर यहाँ पे सर्कल है तो इसकी साइड है वो इनफाइनाइट होगी, साइड है वो इनफाइनाइट होगी, मतलब कि n है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, n बहुत ही ज़्यादा होगा, तो n इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन पाई, सो साइन पाई बाई n टेंड्स टू डायरेक्टली पाई बाई n। तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो n म्यू 0 i डिवाइडेड बाई 2 पाई s, और साइन पाई बाई n है उसका अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, पाई बाई n। थीटा इज, देखो साइन थीटा के लिए क्या होगा कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज टेंड्स टू, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे n n कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, म्यू 0 i और 2 s, s मतलब कि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज, देखो रेडियस है वो ऑलवेज टेंजेंट से परपेंडिकुलर ही होता है। तो यहाँ पे 2 और सपोज इसके रेडियस है r, तो रेडियस आ जाएगा, सो म्यू 0 i बाई 2 r। ये हो गया किसके लिए, सर्कल के लिए। क्लियर। तो अब आपको कोई भी शेप दिया जाता है तो आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जस्ट 2016 का क्वेश्चन दिया गया है, तो वो क्वेश्चन देखो और उसमें से आंसर निकालने की ट्राई करो। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको क्या दिया गया है और किस टर्म में आपको आंसर पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, अगर डायरेक्टली मैं हेक्सागोन का बता सकता था कि हेक्सागोन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे 6 पुट कर दो, यहाँ पे 6 पुट कर दो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वो निकाल लो, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि हेक्सागोन में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अ कंडक्टिंग वायर इज इन शेप ऑफ हेक्सागोन which is inscribed inside imaginary circle of radius r as shown। मतलब कि यहाँ पे इमेजिनरी, ये फिगर है वो एग्जामिनेशन में दी गई थी एंड बोला था कि करंट आई फ्लोज थ्रू वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हेक्सागोन बोल रहे हैं, बाद में सर्कल बोल रहे हैं, बाद में मैग्नेटिक फील्ड को भी निकालने को बोल रहे हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, देखो हमें करना है मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन एट द सेंटर ऑफ दिस हेक्सागोन। लेकिन वो हेक्सागोन है वो एक सर्कल में दिया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कॉर्नर जो है वो सर्कल से टच हो रहा है, तो इसका कॉर्नर से डिस्टेंस है वो r है। ओके, ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ये भी दिया गया ही है। अगर आपको दिया भी नहीं गया होता तो आप फाइंड कर सकते हैं कि ये r है वो रेडियस है और वही ये कॉर्नर का डिस्टेंस है। अब देखो एक और चीज़ नोट करो कि अगर कुछ इस तरह से शेप है स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया जाता है, तो इस डिस्टेंस को वर्टाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को वर्टाइसिस कहते हैं। सो अगर आपको बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टाइसिस इज दिस, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस बोल रहे हैं। क्लियर? तो हमें बेसिकली क्या करना है, देखो यह फॉर्मूला पुट करना है, म्यू 0 n i डिवाइडेड बाई 2 पाई s साइन पाई बाई n। अब यहाँ पे n इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्लियर? तो देखो आप सभी चीज़ें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये लिखो
6 म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई और ये एस साइन पाई बाई 6। क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें नोट करनी है कि b इक्वल टू यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालने को बोल रहे हैं वो कहाँ से है, यहाँ से सेंटर से साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस है, उसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, इस डिस्टेंस को भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये थोड़ी ना r होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये r से कम डिस्टेंस है, ये भी r से थोड़ा कम डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना होगा कि पहले ये डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि सभी जो आंसर्स दिए गए हैं वो r के फॉर्म में दिए गए हैं। तो अगर आपने ये फॉर्मूला पुट कर दिया और आपने ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसी तरह से निकाल लिया, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आप गलत आंसर ही लिखोगे। तो इसके ऊपर क्रॉस मार्क लगा दो कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस है और आर आपको दिया गया है ऑप्शंस में। तो अब हम करेंगे कि आर की कैलकुलेशन, मतलब कि एस को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि आपका आर आ जाए। क्लियर। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो थीटा होगा ये पूरा का पूरा एंगल है थीटा। लेकिन अगर यहाँ से बात करें कि इस ट्रायंगल को कंसीडर करना है हमें, तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ कि आपको पता चले। तो ये है वो, देखो ये हो गया हमारा R और ये हमारी साइड है, जो उसकी साइड सपोज हम L लिख देते हैं, अज्यूम दैट साइड इज L। तो साइड है वो हमें L लिखनी है, तो L/2 हो जाएगा। साइड अगर L/2 हो गई तो यहाँ पे जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है वो तो हमें पता ही है कि S है। अगर S हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे कि इन दोनों में से रिलेशन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे ये साइड भी हमें नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थीटा एंगल है, थीटा एंगल है तो देखो यहाँ पे एंगल कितना होगा। तो देखो यहाँ पे इस तरह के ये पूरे के पूरे जो ट्रायंगल है हम 6 ट्रायंगल लिख सकते हैं। तो ऐसे 12 ट्रायंगल्स होंगे, तो 2π/12 इतना एंगल होगा, मतलब कि π/6 एंगल यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है वो π/6 एंगल आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो π/6, तो ये हमारा एंगल हो गया π/6। सो थीटा हो गया π/6। अब हमें r कंसीडर करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास s है तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम द जियोमेट्री cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, s/r। सो s इक्वल टू r cos थीटा। तो s को हमने r की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सो b इक्वल टू म्यू 0 ni डिवाइडेड बाई 2π, s की जगह पे r cos और थीटा पुट कर सकते हैं यहाँ पे sin π/n। तो अब यहाँ पे b इक्वल टू क्या करेंगे, 6 म्यू 0 i डिवाइडेड बाई 2πr और यहाँ पे देखो sin π/6 होगा और यहाँ पे cos π/6 होगा। तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो π/6 है, यहाँ पे भी π/6 ही होगा। तो यहाँ पे 10π/6 लिख देते हैं, 10π/6
6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6/2 मतलब कि 3। सो यहाँ से 3 μ0 I डिवाइडेड बाई पाई आर और 10π/6 होगा 1/√3। सो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा √3 μ0 I डिवाइडेड बाई पाई आर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन विच इज इनसाइड द इमेजिनरी सर्कल ऑफ रेडियस आर। और आर के फॉर्म में यहाँ पे मैंने बता दिया, क्लियर, आर के फॉर्म में बताया है। अब ये तो आपका क्वेश्चन है, उसमें सी आंसर सही हो गया है। अब यहाँ से आगे चलते हैं और इसी में ही हम देखते हैं कि अगर आपको ये आर में रिप्रेजेंट नहीं होता तो हम क्या करेंगे। आर में रिप्रेजेंट अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये आर नहीं रिप्रेजेंट करना है, हमें साइड से कैलकुलेशन देना है। इफ, अब देखो ये प्रॉब्लम खत्म हो गया है, आंसर हमने करेक्ट कर लिया है, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम आगे कौन सी थोड़े बहुत करेक्शन के साथ पूछा जाता है या इसको ट्विस्ट करके किस तरह से पूछा जाता है। अगर डिस्टेंस की ये जो वर्टाइसिस का डिस्टेंस है उसकी जगह पे आपको ये लेंथ दी गई होगी कि सपोज ए लेंथ है या एल लेंथ का ये हेक्सागोन है। इफ लेंथ ऑफ साइड इज गिवन देन, तो अब क्या होगा, देखो साइड की लेंथ अगर गिवन है तो ये ट्राइंगल है, उसमें देखो हम क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे, S/L/2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, μ0 Ni डिवाइडेड बाई 2π। अब S की जगह पे tan थीटा इंटू L/2 लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है, tan थीटा इक्वल टू L/2 डिवाइडेड बाई S लिख सकते हैं। सो S इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/2 डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो यहाँ से S की जगह पे L/2 और यहाँ पे tan थीटा, क्लियर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपको देखो ब्रैकेट में लिखना नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला खत्म हो जा रहा है। तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, μ0 Ni डिवाइडेड बाय पाई L साइन पाई बाई n, और आपको वो भी पता है कि थीटा है वो tan पाई बाई n ही होगा, क्लियर। तो ये भी जनरलाइज फॉर्मूला है, ये भी एक जनरलाइज फॉर्मूला ही है कि जब आपको साइड है वो गिवन होगा, ओके, यहाँ पे L है वो दिया गया होगा, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि B कितना मिलेगा आपको, क्लियर। तो यहाँ पे साइड का डिस्टेंस अगर यहाँ पे गिवन है L, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को साइड से रिप्लेस भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके ये एक जनरलाइज फॉर्मूला रेडी किया है। व्हेन लेंथ ऑफ साइड इज गिवन लेंथ ऑफ साइड जब दिया गया होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, और अदरवाइज जनरलाइज फॉर्मूला ये तो आपका है ही। और जब वर्टाइसिस का डिस्टेंस गिवन होगा,
क्लियर। जब वर्टाइसिस का डिस्टेंस गिवन होगा तो आप यहाँ पे एस की जगह पे देखो, वर्टाइसिस का डिस्टेंस गिवन होगा तो क्या करेंगे, म्यू 0 एन आई डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे देखो एस की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया था, कोस थीटा इक्वल टू एस बाई आर। सो एस इक्वल टू आर कोस थीटा, तो यहाँ पे 2 पाई आर और यहाँ पे 10 पाई बाई एन। ये कब यूज करना है फॉर्मूला कि इफ वर्टाइसिस डिस्टेंस इज गिवन। तो वर्टाइसिस का डिस्टेंस दिया गया होगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सो यहाँ पे देखो एक साइन इंटू 10 वाला फॉर्मूला हो गया, एक 10 वाला फॉर्मूला हो गया और एक सिर्फ साइन वाला फॉर्मूला हो गया। तो तीनों अलग अलग जगह पे हम यूज करेंगे। क्लियर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, वरना आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, कुछ भी यहाँ पे बाउंस होके जाएगा, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे कि सोलेनॉइड है या तो ट्रायंगल है, उसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। सोलेनॉइड है, टोरॉइड है, प्लेन शीट है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये एक चीज़ नोट कर लो आप कि करंट है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि फिंगर्स आप करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो फील्ड आपको अंदर की ओर जाता हुआ मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से आ जाएगी, सेंटर के पास अंदर की साइड। क्लियर। तो आपको डायरेक्शन है उसके लिए ऑलवेज राइट हैंड ग्रिप रूल की प्रैक्टिस करनी ही होगी और आप रिवाइज करो। ईएमटी है वो बहुत ही रिवीजन यहाँ पे ईएमटी के लिए रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज ईएमटी में से आपको क्वेश्चन नहीं पता चलेंगे या तो गलत कर दोगे क्वेश्चन। सो रिवाइज करो और लेक्चर है वो रेगुलरली देखो। जो भी लोग हैं लेक्चर में पीछे है तो वो थोड़ा अपने आप को पुश करे। दिन में एक लेक्चर देख रहे हैं तो या 2 लेक्चर देखने की ट्राई करें, 3 लेक्चर देखने की ट्राई करें और पुश करो अपने आप को, ताकि आप सिलेबस में साथ हो जाओ और फाइनली आपको जो रिवीजन है उसका प्रॉपर टाइम मिलेगा। क्लियर। सो यहाँ पे ईएमटी है उसमें मैग्नेटोस्टैटिक के 2 और 3 लेक्चर्स ही यहाँ पे होंगे, उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको मैग्नेटोस्टैटिक में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।